हेलो दोस्तों, एजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि विलियन चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है आपका विलेयता के क्रम में दोस्तों हम लोग देखेंगे विलेयता क्या होता है और साथ ही साथ द्रव में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इन सभी तथ्यों को इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या होता है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है विलेयता कहलाती है। मतलब दोस्तों कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है उसी को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी के क्रम में दोस्तों अगर देखा जाए तो विलेयता या तो हो सकता है जैसे लिक्विड है, इस लिक्विड में चाहे तो हम गैस को भी घोल सकते हैं और इस लिक्विड में दोस्तों चाहे तो हम ठोस को भी घोल सकते हैं। दोनों घुलेगा। अगर इस गैस को हम इस विलयन में यानी कि द्रव वाले विलयन में घोलेंगे तब भी विलेयता कहलाएगी, और जब ठोस को इस द्रव में घोलेंगे तभी विलेयता का क्रम कहलाएगी। तो दोस्तों ये सभी क्रम को देखेंगे आगे चल करके। तो दोस्तों विलेयता को आपको समझ में आ गया होगा। विलेयता क्या होता है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है विलेयता कहलाती है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। दोस्तों अगर देखा जाए गैसों की द्रव में विलेयता, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता भी अलग अलग होती है। कुछ जो गैस होता है अधिक मात्रा में जल में घुल जाता है और कुछ गैस होता है जो कम मात्रा में घुलता है। इसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर को भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो गैस है द्रव में अधिक मात्रा में घुलनशील होता है और कौन सा जो गैस है कम मात्रा में घुलनशील होता है, और क्यों कम मात्रा में और क्यों अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। इन सभी कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता भी अलग अलग होती है। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए HCl और CO2, ये जो गैसें होती है इसका द्रव में घुलनशीलता या विलेयता सबसे अधिक होता है। यानी कि द्रव में विलेयता अधिक होता है। दोस्तों जो HCl गैस हो गया और CO2 गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों की द्रव में विलेयता अधिक होता है। लेकिन अगर दोस्तों देखा जाए जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सभी गैसों की द्रव में विलेयता दोस्तों क्या होता है, द्रव में विलेयता कम होता है। इसका मतलब दोस्तों जो HCl और CO2 गैस है द्रव में अधिक घुलनशील होता है, अधिक घुलनशील, और दोस्तों एक कम घुलनशील होता है। क्यों होता है, इसके फैक्टर को आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और दोस्तों तीसरा जो फैक्टर होता है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक क्या होता है, NTP पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का जो आयतन होता है उसी को अवशोषण गुणांक कहते हैं। अलग अलग गैसों की अलग अलग अवशोषण गुणांक होता है। जिस भी गैस की अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होगा वह गैस द्रव में उतना अधिक विलेय होगी, अर्थात घुलनशील होगी। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि अवशोषण गुणांक बढ़ता है, यानी कि दोस्तों अगर अधिक अवशोषण गुणांक है, अधिक अवशोषण गुणांक वाला गैस, अधिक अवशोषण गुणांक वाले गैस की विलेयता अधिक होती है।
इसका मतलब दोस्तों जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होगा वह गैस द्रव में उतना विलेय होगा, उतना ही घुलनशील होगा। अलग अलग गैसों का अवशोषण गुणांक अलग अलग होता है दोस्तों। अगर जैसे देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो अवशोषण गुणांक होता है आपका, सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक होता है NH3 का होता है। सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक NH3 का होता है अमोनिया का। और इससे दोस्तों जो कम होता है HCl, फिर इससे कम आपका, इससे कम दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे भी कम ऑक्सीजन का। यानी कि अवशोषण गुणांक का कौन सा क्रम है दोस्तों? अवशोषण गुणांक का घटता क्रम। अवशोषण गुणांक का घटता क्रम। जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होगा उस गैस का द्रव में घुलनशीलता उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस का द्रव में घुलनशीलता सबसे अधिक होता है, फिर इसके बाद HCl, इसके बाद CO2 और O2 होता है। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। कौन कौन से कारक है जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों पहला कारक है गैसों की प्रकृति, और दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति, और तीसरा दोस्तों जो कारक है ताप का प्रभाव, और चौथा है दाब का प्रभाव। इन सभी को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैसेस। तो दोस्तों विलायक से क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है। यानी कि दोस्तों जो गैस आयनों के रूप में टूट जाती है उन सभी गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है अधिक होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3। इन सभी गैसों की द्रव में विलेयता अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ये जो दोस्तों गैस होता है जैसे ही जल में डाला जाता है तो आयनों के रूप में टूट जाता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे HCl है, जैसे HCl को दोस्तों जब जल में घोला जाता है तो यहाँ से दो भागों में टूट जाता है। एक भाग में टूटता है H+ और दूसरा भाग में टूटता है Cl-, यानी कि आयन के रूप में टूट गया। इसका मतलब HCl जो गैस है इसकी द्रव में विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। और दूसरा नंबर दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये कैसे टूटता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया सबसे पहले जल के साथ कराई जाती है। तो दोस्तों जल के साथ कराई जाती है तो यहाँ से दोस्तों बनता क्या है? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। और दोस्तों यहाँ से पुनः इसको जब जल में अगेन डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ से ब्रेक हो जाता है H+ और प्लस CO3 2-, यानी कि दोस्तों 2H+ आयनों के रूप में टूट गया है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी द्रव में अधिक घुलनशील होगा। और दोस्तों तीसरा नंबर है NH3 अमोनिया। तो दोस्तों अमोनिया की क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है, तो दोस्तों जल के साथ H2O के साथ कराई जाती है, तो यहाँ से जल के साथ कराई जाती है। तो दोस्तों क्या होता है? H2O को लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बन जाता है एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो दोस्तों NH4 हो जाएगा और OH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और पुनः जब इसको वाटर में यानी कि जल में घोलते हैं तो दोस्तों यहाँ से दो आयनों में टूट जाता है NH4+ और प्लस OH-, यानी दोस्तों ये हो जाएगा अमोनियम आयन। और दोस्तों इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट कि जो गैस आयनों के रूप में टूट जाता है उन सभी गैसों की द्रव में घुलनशीलता विलेयता उतना ही अधिक होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, ये आयन के रूप में टूट गया है
जैसे HCl है तो H+Cl- और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो कार्बोनिक अम्ल पुनः जल के साथ करके H+ और CO3 2- में टूट जाता है। इसी तरह से अमोनिया जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो पुनः जल में ब्रेक हो जाता है, NH4+ और OH- यानी कि अमोनियम आयन प्राप्त होता है। अब दोस्तों अगला फैक्टर को देखते हैं, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। तो दोस्तों अगर विलायक की प्रकृति ध्रुवीय गैसें है, ध्रुवीय गैसें है तो ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होगा। यानी कि दोस्तों अगर गैस की प्रकृति कैसा है, ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में ही वह गैस क्या होगी, घुलनशील होगी, अधिक घुलनशील होगी। जैसे दोस्तों HCl हो गया, NH3 हो गया, ये सब ध्रुवीय गैस है। तो जो दोस्तों ध्रुवीय गैस होता है वह जल में अधिक घुलनशील होता है। तो ध्रुवीय गैस को कैसे पहचान करेंगे कि दोस्तों यह ध्रुवीय गैस है, तो इसको दोस्तों आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में ध्रुवीय गैस की पहचान कैसे करेंगे, ध्रुवीय गैस की पहचान, ध्रुवीय गैस की पहचान। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ध्रुवीय गैस की पहचान में एक ध्रुवीय बंध होता है, पहला नंबर एक ध्रुवीय बंध होता है, एक ध्रुवीय बंध, और दूसरा नंबर कोणीय संरचना, कोणीय संरचना होगा, और दोस्तों तीसरा नंबर असंतुलित संरचना, असंतुलित संरचना, और दोस्तों चौथा नंबर जो होगा केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दोस्तों इतना चीज़ उपस्थित है उस ध्रुवीय गैस में, एक ध्रुवीय बंध, कोणीय संरचना हो गया, असंतुलित संरचना हो गया और केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, अगर इनमें से कोई भी अगर उस गैस में उपस्थित है तो वह ध्रुवीय गैस की कैटेगरी में आएगा। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए HCl है तो H और Cl ये सिंगल बांड के द्वारा दोस्तों जुड़ा होता है और एक सिंगल बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि खींच लेता है, जिसके कारण जो खींचता है उस पर पार्शियली माइनस और जिस पर से खींचता है उस पर पार्शियली प्लस, यानी कि हाइड्रोजन पर पार्शियली प्लस, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आ जाता है। यानी कि दोस्तों जिस पर आंशिक रूप से प्लस और माइनस आवेश आ जाए तो समझ लीजिएगा वो क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसी तरह से दोस्तों अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा रहता है दोस्तों, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। तो इसमें भी दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन होता है, तो इस पर माइनस, इस पर भी माइनस आएगा और इस पर दोस्तों प्लस माइनस आता है, प्लस प्लस आता है। तो यहाँ भी दोस्तों प्लस और माइनस आने की प्रवृत्ति है। और इसी तरह से दोस्तों अगर H2O में देखा जाए तो H2O में 2 H और इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा उपस्थित होता है, तो यह भी दोस्तों क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। यानी कि जो दोस्तों द्रव होता है यह भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अगर देखा जाए तो इस पर प्लस आएगा, इस हाइड्रोजन पर, और इस ऑक्सीजन पर माइनस माइनस आएगा। यानी कि दोस्तों अगर ध्रुवीय गैस है तो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। और ध्रुवीय गैस की पहचान क्या क्या है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट जो कारक है ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के होने के बाद अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया होने के पश्चात जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा
ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता क्या होगा, घटेगा। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे है H2O के साथ CO2 क्रिया जब करता है तो यहाँ से दोस्तों बनाता है H2CO3 और प्लस साथ में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। जब ऊष्मा दोस्तों निकलेगा तो यह एक प्रकार का क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कैटेगरी में आएगा। और दोस्तों कुछ जो गैस है जो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उसकी द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है। तो दोस्तों नोट पॉइंट में उसको भी नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट में जैसे कुछ गैसों में दोस्तों कौन कौन से गैस आता है, जैसे हाइड्रोजन व हीलियम गैस की द्रव में घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक जिसको कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि दोस्तों साधारण अवस्था में देखा जाए तो ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में जो घुलनशीलता होती है घटती है। क्यों घटती है, इसका रीज़न है क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। लेकिन जैसे आपने देखा कि जब जल के साथ CO2 के साथ क्रिया कराया जाता है तो कार्बोनिक अम्ल और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इस आधार पर दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव में घुलनशीलता क्या होगी, घटेगी। लेकिन कुछ गैस जैसे दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, उसकी द्रव में घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगला दोस्तों फैक्टर है दाब का प्रभाव। दाब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो दोस्तों दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है। यानी दोस्तों अगर किसी द्रव में अधिक से अधिक गैस को क्या करना है, डिजॉल्व करना है, घोलना है, तो उसमें अधिक से अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर उसमें लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस को उसमें क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका सोडा वाटर होता है। सोडा वाटर या दोस्तों हो गया आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का घुलना। अगर जो सोडा वाटर या पेप्सी कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय पदार्थ होता है उसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अधिक से अधिक प्रेशर के द्वारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। अधिक से अधिक दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेंगे, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में अधिक से अधिक क्या होगा, डिजॉल्व होगा, घुलेगा। अगर प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में नहीं घुलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यही सभी कॉन्सेप्ट ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।